नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। बिहार वोटर लिस्ट पर विपक्ष एकजुट, सदन में सरकार को घेरने की तैयारी। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीसीएस की पहली बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का असम दौरा। आज 2026 चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की करेंगे समीक्षा। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। द्वारका के सेंट थॉमस बसंत वैली स्कूल को धमकी। दोनों स्कूलों को मेल के जरिए दी गई धमकी। ओडिशा कॉलेज में उत्पीड़न की पीड़िता छात्रा से पिता से सांसद राहुल गांधी ने बात की, न्याय दिलाने का भरोसा दिया। राजस्थान में भारी बारिश, 2 दिन में 18 की मौत। वाराणसी में गंगा उफान पर 84 घाट डूबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मोदी कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीसीएस की बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होगी। आपको बता दें, पीएम के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक होने वाली है। तो 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीसीएस की बैठक होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 11 बजे का समय जब ये कैबिनेट की बैठक होगी। और आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होने वाली है। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीसीएस की बैठक होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी, लेकिन इस बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होगी। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीसीएस की बैठक होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज असम दौरा है। तो सांसद राहुल गांधी का भी असम दौरा है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां असम के दौरे पर हैं दोनों नेता। जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के समक्ष असम कांग्रेस के पदाधिकारी अपने विचार रखेंगे। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, असम के दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के दौरे पर हैं। तो दोनों नेता पार्टी के जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष से चर्चा करेंगे। तो दोनों नेताओं के समक्ष असम कांग्रेस के पदाधिकारी अपने विचार रखेंगे। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी आज असम के दौरे पर हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका के सेंट थॉमस में बम की धमकी मिली। द्वारका के वसंत वैली स्कूल को फिर मिली बम की धमकी। तो दोनों स्कूलों को मेल के जरिए धमकी दी गई है। बम की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है और अभी तक पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस धमकी के बाद से दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अभी तक पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल के जरिए ये धमकी मिली है। द्वारका के सेंट थॉमस में बम की धमकी की जानकारी सामने आ रही है और अभी तक दिल्ली पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां द्वारका के सेंट थॉमस में बम की सूचना मिली। द्वारका के वसंत वैली स्कूल को फिर मिली बम की धमकी। आगे बढ़ते हैं खबरों में और देश की बात में आप बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई की है। उत्तर रेलवे लखनऊ के डिप्टी चीफ इंजीनियर गिरफ्तार हुए हैं। डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें, बीते सोमवार को देर रात तक सीबीआई ने छापेमारी की थी। डिप्टी चीफ इंजीनियर विवेक कुशवाहा गिरफ्तार हुए हैं। वरिष्ठ अभियंता ड्राइंग अशोक रंजन भी गिरफ्तार हुए। तो उत्तर रेलवे मुख्य अभियंता अंजुम निशा गिरफ्तार। ठेकेदार अजीत कुमार सिंह को भी अरेस्ट किया गया है। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मेसर्स टेंगेट इंफ्राटेक प्रवीण कुमार को भी अरेस्ट किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ठेकेदार अजीत कुमार सिंह को भी अरेस्ट किया गया। तो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर रेलवे लखनऊ के डिप्टी चीफ इंजीनियर गिरफ्तार हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, अभी तक की जांच में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जरा वो दर्शकों को बताइए। संदीप। बिल्कुल, सीबीआई ने अभी तक रिश्वतखोरी के मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया है, यानी कि 5 लोगों की 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि रिश्वतखोरी के मामले में लगातार इस तरीके से काम जो है वो चल रहे थे। कहीं ना कहीं इसमें जो बताया गया है, 5 नामों की अगर बात करते हैं तो इसमें विवेक कुशवाहा हैं, जो कि डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो वरिष्ठ अभियंता हैं ड्राइंग अशोक कुमार सिंह रंजन, माफ करिएगा, उनको अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ उत्तर रेलवे के मुख्य अभियंता हैं अंजुम निशा, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ठेकेदार है अजीत कुमार सिंह, उनको अरेस्ट किया गया है। और मेसर्स टेंगर इंफोटेक प्राइवेट के कंपनी के जो मालिक हैं, उनको प्रवीण कुमार, उनको अरेस्ट किया गया है। यानी कि इस बार 5 लोगों पे कार्रवाई की गई है। रिश्वतखोरी के मामले में जिस तरीके से लगातार सीबीआई जो है इस पूरे मामले को देख रही थी और इस मामले पे लेकर के लगातार पहले से ही नजर बनाई हुई थी, लेकिन अब जाकर के गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी कि सोमवार को, यानी कि अगर बात करें 2 दिन पहले जो है इनकी गिरफ्तारियां जो है वो की गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी का बड़ा मामला जो है चल रहा था। यानी कि एक पूरी चैन बनी हुई थी, उस चैन के माध्यम से इस तरीके से काम किए जा रहे थे, जिस पे लेकर के जो शिकंजा जब कसा गया है तो लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इसमें हो पाई है। जी संदीप, और जिस तरीके से हम जानना चाहेंगे, क्या इस मामले की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से अभी और जारी है? इस मामले में भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं?
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है वो हर एक चीज़ को पहलू को समझने का पहले प्रयास कर रही है कि किस तरीके से रिश्वतखोरी का ये मामला चल रहा था, कौन कौन से गैंग में लोग अभी और लोग बाकी रह गए हैं, इन सभी की तहकीकात की जा रही है, चाहे फिर वो फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये मामला जो है लगातार सीबीआई की नज़र में बना हुआ था और इसी प्रकार से लगातार सीबीआई इस पर जाँच भी कर रही है। सीबीआई की 2 टीमें मिलकर लगातार इस पर काम कर रही हैं और भी लोग इसमें अरेस्टिंग हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि अभी इसमें और लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, सीबीआई उनकी भी गिरफ्तारी कर सकती है, उनसे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि लगातार कुछ लोगों से और भी पूछताछ कर रही है, सभी को बुला बुला के पूछताछ कर रही है, तो ऐसा ये माना जा रहा है कि कुछ लोग और भी हो सकते हैं उसमें। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, 5 लोगों को अरेस्ट किया है। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां सीबीआई की तरफ से अभी कार्रवाई जारी है और आगे भी इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां विश्वविद्यालय की कुलपति का कद बढ़ा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति हैं आलोक कुमार राय, आईआईएम कोलकाता के नए डायरेक्टर होंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां आलोक कुमार राय, राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है और जल्द लखनऊ विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिलेगा। तो एक टर्म पूरा कर दूसरी बार बने थे एलयू के कुलपति। आपको बता दें अब आईआईएम कोलकाता के निदेशक बने हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े हुए। संदीप, जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति का कद बढ़ा है और अब लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे, उनमें नाम कौन कौन से आगे चल रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 टर्म अपने पूरे कर चुके हैं लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति आलोक राय। अब उनका प्रमोशन किया गया है, आईआईएम कोलकाता के वो निदेशक बनेंगे। तो यानी कि साफ है कि वहाँ पे पद, अब लखनऊ विश्वविद्यालय का पद जो है वो खाली हो जाएगा। इसको लेकर के चर्चाएं कई हो रही हैं, कई नामों की चर्चाएं हो रही हैं। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं उनकी भी नाम की चर्चा हो रही है इसके साथ साथ। लेकिन अब राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा कि नए कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन होंगे। आलोक राय की अगर हम खास तौर पे बात करते हैं, आलोक राय जब से लखनऊ विश्वविद्यालय में आए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय का कद उन्होंने बढ़ाया है, चाहे फिर वो नेक के माध्यम से हो, एनआईसीसी के माध्यम से हो। तो इस तरीके से लगातार विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रमों को भी चालू किया है। तो ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय की जो छवि थी उसको सुधारने का प्रयास भी आलोक राय ने करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब उनका प्रमोशन हो गया है, तो निश्चित तौर पर नए कुलपति का जो है बहुत जल्द जो है उनकी स्वीकृति मिलेगी, राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृति होगी। उसके बाद नए कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को मिलेंगे। लेकिन साफ है कि आलोक राय का जो कार्यकाल रहा है अब तक का, उसमें काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, खासतौर पे कुछ नए कोर्सेज को बढ़ाया है उन्होंने, कुछ नए सीटों को आगे बढ़ाया है। तो इस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम जो है उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जब तक वो कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय के रहे हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया है कोलकाता का। तो निश्चित तौर पे ऐसे में अब नए कुलपति की तलाश जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत तेजी से नामों की चल रही हैं। लेकिन अभी कुछ कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां अब आईआईएम कोलकाता के निदेशक बने हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। बिना फीस तय नहीं होगी वकीलों की नियुक्ति, अधिवक्ता की नियुक्ति से पहले तय होगी फीस। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार की तरफ से आदेश जारी किया है। बिना फीस तय नहीं होगी वकीलों की नियुक्ति, अधिवक्ता की नियुक्ति से पहले तय होगी फीस। एलडीए के मुकदमों के लिए नियुक्ति से पहले फीस तय की जाएगी। तो पैनल से बाहर के वकीलों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी किया है और पैनल से बाहर के वकीलों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। बिना फीस तय नहीं होगी वकीलों की नियुक्ति, अधिवक्ता की नियुक्ति से पहले तय होगी फीस। आपको बता दें, पैनल से बाहर के वकीलों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। एलडीए के मुकदमों के लिए नियुक्ति से पहले फीस तय होगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पैनल से बाहर के वकीलों के लिए आदेश जारी किया गया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार की तरफ से आदेश जारी हुआ है। अधिवक्ता की नियुक्ति से पहले फीस तय होगी। तो पैनल से बाहर के वकीलों के लिए यह आदेश जारी हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना फीस तय नहीं होगी वकीलों की नियुक्ति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, जरा इसको विस्तार से दर्शकों को बताइए। संदीप। बिल्कुल, देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रथमेश कुमार। उन्होंने एक आदेश जारी किया है। वो आदेश साफ तौर पे उन वकीलों के लिए है जो बाहर के वकील हैं। उनके लिए आदेश है कि जब आप किसी केस को लेंगे, हैंडओवर करेंगे, तो उसकी सबसे पहले उसकी एक फीस जो है वो तय हो जाएगी। यानी कि आपके मन के मुताबिक पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर जो जिस तरीके से जो केस होगा उसी हिसाब से आपको जो है पैसा जो है वो दिया जाएगा। ये आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण में खास तौर पे जिस तरीके से वकीलों की मनमानी चलती थी, यानी कि पहले एक समय होता था कि जो मनमाना जो पैसा होता था वो ले लिया करते थे जिनके मकान बन रहे थे, जिनका केस चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको रोका गया है। ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मतलब मकसद साफ है कि किसी तरीके से कोई बड़ा भ्रष्टाचार ना हो। कोई किसी लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है अपना मकान बनाने के लिए, उनको भी अगर कोर्ट में आना पड़ रहा हो तो उनकी भी एक समय एक पैसे की सीमा जो है वो तय हो जाए, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये आदेश जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं उन्होंने जारी किया है और साफ तौर पर ये आने वाले समय में लोगों के लिए काफ़ी हितकारी भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से मनमानी चलती थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। पैनल के बाहर के वकीलों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती निकली है। नई भर्ती के लिए 28 जुलाई से विज्ञापन आएगा। आपको बता दें, साल 2018 में आया था पिछली भर्ती का विज्ञापन। तो 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें, पुरुषों के लिए 4,860, महिलाओं के लिए 2,525 और दिव्यांग के लिए 81 पद हैं। तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 से 21 साल की आयु होनी चाहिए। 40 साल से ज़्यादा का मान्य नहीं होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती होगी। तो
नई भर्ती के लिए 28 जुलाई से विज्ञापन आएगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए भर्ती होगी। 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए 28 जुलाई को विज्ञापन आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, लेकिन पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास, जरा वो दर्शकों को बताइए संदीप। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार एक और भर्ती निकालने जा रही है, यानी कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती है वो निकालने जा रही है। जो 7466 पद हैं उनके उस भर्ती को लेकर के विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि 28 जुलाई को ये विज्ञापन जो है आ जाएगा। उसके बाद से लोग जो है इस फॉर्म को भरना शुरू कर देंगे और इसे में 28 अगस्त तक जो है आवेदन करने का अंतिम दिन होगा। इसको लेकर के अब अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा उल्लास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे वक्त से जो भर्तियाँ नहीं आई थी, लेकिन अब वो भर्ती आने की प्रबल दावेदारी है। जिसमें पुरुषों की अगर बात करते हैं तो 4860 पद हैं पुरुषों के लिए। इसके बाद महिलाओं की बात करते हैं तो 2525 पद हैं। उसके साथ दिव्यांग के लिए 81 पद खोले गए हैं। ऐसे में अगर बात करते हैं तो 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और इसके जो 40 वर्ष से अधिक लोग होंगे उनको नहीं करना है। इस 40 वर्ष के अंदर वाले व्यक्ति ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार एक और नई भर्ती के लिए अग्रसर है। नई भर्ती का विज्ञापन जो है 1 जुलाई से आ जाएगा और उसके बाद से अभ्यर्थी जो हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद से जो है अभ्यर्थी आवेदन अपने ऑनलाइन आवेदन किया जाएंगे, फिर उसके बाद उसमें अप्लाई होगा। इसके साथ ही साथ जब परीक्षाएं होगी, परीक्षा के बाद फिर चयन किया जाएगा। तो यानी कि एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से एक नई भर्ती निकाली है। ये सबसे खुशी का पल होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो सालों से मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए भर्ती निकली है। 28 जुलाई को इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां एसटीएफ ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों की तस्करी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। मोशेष शाल्वी को जनपद चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में रिवॉल्वर, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। तो गिरफ्तार आरोपी थाने महाराष्ट्र का रहने वाला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में रिवॉल्वर, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। अवैध हथियारों की तस्करी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। मोशेष शाल्वी को जनपद चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है। तो एसटीएफ ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत सामने आई है। प्रॉपर्टी के लालच में पिता पर हमला किया। बाथरूम में नहाते समय बेटे ने यह हमला किया है। बेटे ने लोहे की रॉड से पिता पर हमला किया। घटना में पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है। खौफनाक मंजर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बेटे ने अंजाम देकर पिता पर गंभीर आरोप लगाए। तो अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बेटे ने पिता पर हमला किया और इस हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है। अलीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बेटे ने अंजाम देकर पिता पर इस घटना को अंजाम देकर पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत सामने आई है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी के लालच में पिता पर हमला किया। प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने पिता पर हमला किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने पिता पर हमला किया है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से अहम जानकारी, जहां 3 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बाइक पर कांवड़ ले जा रहे थे मृतक। दिल्ली मेरठ हाईवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक। तो बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हुई, तो वहीं 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल लेकर मेरठ से दिल्ली जा रहे थे मृतक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से एक हादसा हुआ है, 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, इस हादसे का कारण क्या था, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अशोक। तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब से सावन का महीना शुरू हुआ है तो दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। वहीं ये जो एक बाइक है, एक बाइक पे 3 कांवड़िए, ये जो है कल शाम देर रात की घटना है, जो ये हरिद्वार से मेरठ के रास्ते होते हुए दिल्ली जा रहे थे। वही डीएमए का जो डिवाइडर है उस पे जाकर के टकराए। ये जो मेरठ और दिल्ली का हाईवे बनाया गया है, नया एलिवेटेड, उस पे जा रहे थे, जो ये डिवाइडर से टकरा गए और वहीं पे एक कांवड़िए की मौके पे मौत हो गई। वही 2 को पुलिस ने तत्काल उठा करके जो है जिला वो निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वही अलग अलग हॉस्पिटलों में दोनों की मौत हो गई है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो तीनों कांवड़ियों की मौत हो गई है, जो कि दिल्ली हरिद्वार से कांवड़ लेकर के दिल्ली जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हुई है। एक की मौके पर ही मौत हुई, तो वहीं 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घर के कमरे में साड़ी के फंदे पर शव लटका मिला। 28 जून को 14 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था। 2 जुलाई को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बुलंदशहर के खुर्जा नगर के एक मोहल्ले में ये वारदात हुई। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बूढ़ी राप्ती नदी में युवक की डूबकर मौत हो गई है। गहरे पानी में पैर फिसलने से नदी में गिरा युवक। नदी के किनारे गाय चराने गया था मृतक, तो नदी किनारे गाय को हटाने के प्रयास में पैर फिसला। मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की है। तो भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बूढ़ी राप्ती नदी का ये मामला आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बूढ़ी राप्ती नदी का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश आदर्श सिंह गंगवार के आदेश पर चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और उप आबकारी आयुक्त कानपुर प्रभार जीपी गुप्ता के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। कायमगंज क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक सुधांशु चौधरी व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम श्यामनगर व प्रेमनगर में दबिश दी, जहां से 18 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 2 अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर मिले 200 किलोग्राम से ज्यादा लहन को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद आबकारी निरीक्षक द्वारा कायमगंज और शमशाबाद क्षेत्र की आबकारी दुकानों की औचक जांच की गई, जहां कोई अनियमितता नहीं पाई गई। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता से बातचीत में उप आबकारी आयुक्त जीपी गुप्ता ने कहा कि जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री व परिवहन को रोकने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के सासनी गेट पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक्सीडेंट में मौत के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सासनी गेट पर शव रखकर रोड जाम किया और प्रदर्शन किया। रोड जाम प्रदर्शन की सूचना पर एएसपी मयंक पाठक के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा और समझाने का प्रयास किया। परिजनों का आरोप है कि अज्ञात वाहन ने पुष्पेंद्र को टक्कर मार दी और फरार हो गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सासनी गेट में करीब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति पुष्पेंद्र सिंह जी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी। तो परिवारजनों ने इस उद्देश्य से जाम लगाया था कि उनकी उचित सुनवाई हो। तो तहरीर प्राप्त कर ली गई और मुकदमा पंजीकृत कर परिवारजनों को अवगत करा दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्दी ही हम दोषी की पहचान करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां हरिद्वार से 91 किलो गंगा जल लेकर शिव भक्त आ रहे हैं। शिव भक्तों ने बताया करीब 300 किलोमीटर पैदल पदयात्रा कर पहुंचेंगे अपने गंतव्य पर। शिव भक्तों का कहना है कि अपने माता पिता को गंगा जल से स्नान कराएंगे। हरिद्वार से चलकर पैदल आ रहे शिव भक्तों के चेहरे पर खुशी की लहर है। कावड़ लेकर शिव भक्त आ रहे हैं, बोले भोले की कृपा से सब कुछ संभव है। हरिद्वार से चलकर शिकारपुर तहसील क्षेत्र में करीब 260 किलोमीटर चलकर पहुंच चुके हैं शिव भक्त। यात्रा और अभी भी जारी है। में लीटर जल है बाद में कलश के जो वजन अलग करके तो टोटल वजन बैठेगा इसमें कम से कम 1 कुंटल से ऊपर। अच्छा, तो कहाँ से लेके आए हैं और आप कहाँ तक जाओगे? ये हरिद्वार से लाए हैं, डिवाई के लिए गाँव है छावनी। अच्छा, तो करीब कितने किलोमीटर मानो इसे? ऐसे ही 300 के लगभग। अच्छा, तो जिस तरह से आप जल लेके आए हैं और पैदल आ रहे हैं और करीब 1 कुंटल से ऊपर का वजन है, तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? तो कुछ नहीं है, वैसे तो भोले वाली मेहर है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दुख होता है। हरिद्वार से आ रहे हैं और डिवाई जाना है हमें। जल 91 लीटर है इसमें और कलश वलश का वजन अलग हटा के पूरा टोटल बैठेगा 1 कुंटल 5 के करीब। अच्छा, तो रास्ते में चलने में किस तरह की आपको व्यवस्था देखने को मिली? व्यवस्था सही है, अभी कुछ टेंट वगैरह तो मिले नहीं हमें, कुछ रास्ते में होटल भी रुकना पड़ता था रात को। हम 300 किलोमीटर पैदल। अच्छा, अभी हमारा 20 किलोमीटर करीब रह गया है। अच्छा, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बढ़िया खुशी है हमें तो। अच्छा, आपने पहली बार गए हैं आप? हाँ, हम पहली बार गए हैं। अच्छा, पहली बार गए हैं? हाँ। तो अब आगे भी और जाओगे? हाँ, आगे भी और जाएंगे भोले बाबा की कृपा से। अच्छा, आपके मन में कैसे एक विचार आया कि हमको इतना जल लेके आना है? हमारे मन में विचार आया, हमारे गुरुजी ने बोला था। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बुलंदशहर में दबिश डालने गई दिल्ली पुलिस पर हमला करने पर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। थाना खानपुर में दिल्ली पुलिस के दरोगा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस कोर्ट के आदेश पर अपराधी सुबोध को पकड़ने आई थी। उसके गांव दबिश के दौरान दिल्ली पुलिस पर हमला किया गया। 12 लोगों ने हमला किया और इस हमले का वीडियो भी सामने आया था। दिल्ली पुलिस की टीम माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार सुबोध कुमार को गिरफ्तार करने हेतु ग्राम माधवगढ़ थाना खानपुर में उपस्थित हुई। गिरफ्तारी के दौरान सुबोध कुमार एवं 12 अन्य लोग पुलिस के साथ हाथापाई की और छीना झपटी की। इसके उपरांत दिल्ली पुलिस के हरिकेश मीना के लिखित तहरीर के आधार पर 12 लोगों पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार 3 टीम का गठन करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। कुशीनगर में रात के अंधेरे में बिक रही है यूरिया। बीपैक्स देवतहा बाली समिति पर किसानों की भारी भीड़ लगी हुई है। कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिक्री का आदेश दिया है। विभाग के आदेश को दरकिनार कर रात में यूरिया बिक रहा है। यूरिया की निर्धारित कीमत प्रति बोरी 266 से ज्यादा नहीं लगाए जाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। तय कीमत से ज्यादा वसूल रहा है। सचिव मार्कंड चौरसिया नेवुआ नौरंगिया विकासखंड के बीपैक्स देवतहा बलि समिति का ये मामला आपको बता रहे हैं। अच्छा 280 रुपया यूरिया बेचा था ना रुपया यूरिया पालो हम देखिए तो मालिक आज मानो जान तो रुपया यूरिया पालो एक बोरा 4 रुपया कौन बोला बोलवा 4 रुपया बोरा यूरिया पालो। और अब खबर कानपुर से है, जहां बीते 15 जुलाई से एक नया नियम लागू कर दिया गया है। भारतीय रेलवे टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है, जिसके बाद अब तत्काल टिकट सिर्फ आधार OTP से ही बुक किया जा सकेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर बार ट्रेन बुकिंग की कोशिश करते हैं लेकिन एजेंट्स की वजह से चूक जाते हैं। अगर आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर ज़रूर रखना होगा। टिकट बुक करने से पहले OTP आएगा और OTP डाले बिना जो बुकिंग है वो पूरी नहीं होगी, यानी अब बिना आधार ऑथेंटिकेशन के तत्काल टिकट बुक करना संभव नहीं है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाकर आरक्षण केंद्र में टिकट बुक करते हैं तो अब वहां भी बदलाव नजर आएगा। काउंटर से बुकिंग के समय भी आपको आधार नंबर देना होगा और OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। टिकट तभी बुक होगा जब मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा। अगर OTP प्रोसेस पूरा नहीं होगा तो आपकी टिकट बुकिंग फेल हो जाएगी। रेलवे ने टिकट दलालों से बचने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। अगर आपको OTP नहीं मिल रहा है या आधार लिंक करने में दिक्कत है तो आप IRCTC की हेल्पलाइन 139 या UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही नज़दीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर भी सहायता ले सकते हैं। भारतीय रेलवे आज से एक नया नियम लागू करने जा रही है। अब टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे का आज से एक नया नियम लागू हो गया है। अब जो भी यात्री तत्काल टिकट बुक कराएगा उसे अपने मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक कराना होगा। आधार कार्ड लिंक कराने के बाद एक यात्रियों के मोबाइल पर एक OTP आएगी। OTP जनरेट होने के बाद से ही अब यात्री अपनी टिकट कंफर्म करा सकेंगे और वहीं कहीं ना कहीं टिकट दलालों पर एक अंकुश लगेगा। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। रुक करते हैं अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार के निर्देश पर SEO के जल सीवर विभाग के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ACO प्रेरणा सिंह के साथ जल सीवर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ACEO प्रेरणा सिंह ने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में जलापूर्ति को निर्धारित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। ACO प्रेरणा सिंह ने अधिकारियों को वन सिटी वन ऑपरेटर योजना को लेकर किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए और इस बैठक में स्मार्ट वाटर मीटर परियोजना को लेकर भी चर्चा की गई।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। कांवड़ियों की मौत के मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। गौतम बुद्ध नगर में सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत हुई थी और इस खबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत काम करें। राहत काम में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीएम योगी ने मृतकों के शोक व्यक्त किया है और साथ ही परिजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने कांवड़ियों की मौत मामले पर खबर का संज्ञान लिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां देश भर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें अंबिकापुर नगर निगम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 3 महीने तक चले सर्वे के बाद भारत सरकार द्वारा घोषित परिणामों में अंबिकापुर को टॉप 10 शहरों में जगह मिली है। इसी को लेकर के न्यूज संवाददाता विकास गुप्ता ने नगर निगम महापौर मंजूषा भगत से विशेष बातचीत की है। तीन महीना पूर्व से अंबिकापुर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके अलग अलग जगह से टीम आई हुई थी और पूरा सर्वे कर रही थी। फाइनली इसका रिजल्ट आ चुका है। तो हमारे साथ अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत जी हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं किस प्रकार से रिजल्ट आया और क्या आगे के रहेंगी। जी रिजल्ट आ चुका है, किस प्रकार से रिजल्ट आया है और अवार्ड भी आपको मिलने वाला है दिल्ली में, तो पूरा बता दीजिए किस प्रकार से हुआ है। देखिए, भारत सरकार द्वारा सर्वे किया जाता है, उस सर्वे का रिजल्ट कल आया है। उस रिजल्ट में हमारा शहर टॉप 10 में है और 15 शहर में जो लिया गया है भारत सरकार द्वारा, तो अपना अंबिकापुर शहर भी आ गया है। ये बहुत हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। इसका श्रेय वो योगदान हमारे स्वच्छता दीदी को जाता है और वो हमारे अंबिकापुर शहर वासियों को जाता है, और साथ में मेरी पूरी टीम और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कमिश्नरगण और हमारे पार्षद साथी MIC मेंबर। क्योंकि जब से जीत के आई हूँ, पिछले कार्यकाल में किस कारण बहुत पीछे चला गया था, 27वां रैंक में, ऐसे बार बार समाचारों के द्वारा पता चलता था। तो आज मेरे 5 महीना के बाद तुरंत मेरे को अवार्ड मिलने जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। इस खुशी दिलाने के लिए मेरे शहर वासियों का योगदान है, तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मेरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे इस शुभ अवसर पर जीतने के साथ राष्ट्रपति के सामने मिलने का अवसर भी मिलेगा और अवार्ड लेने का भी अवसर मिलेगा। साथ में हमारे कमिश्नर साहब भी जाएंगे और कुछ अधिकारी कर्मचारी गण जाएंगे, पर प्रोटोकॉल में हम कमिश्नर और महापौर की ही अपेक्षित रहेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारी महापौर मंजूषा भगत दीदी ने बताया कि शहरवासियों का पूरा सहयोग है, पूरा योगदान है, एक एक घर का योगदान है, जो दीदियों का योगदान है, जो हर घर से डोर टू डोर कचरा ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि वो दीदी अगर नहीं रहती, डोर टू डोर कचरा नहीं लेती, तो हमारा शहर साफ नहीं होता। जहाँ बात करें वो दीवारों की पेंटिंग की हो, चाहे रोड की सफाई की हो, वो कहीं ना कहीं शहर के वासियों का पूरा योगदान है। विकास गुप्ता, के न्यूज़, सरगुजा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां भूगर्भ जल सप्ताह का आज शुभारंभ होगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुभारंभ करेंगे।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।